अस्सलाम वालेकुम। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई अब एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस मरहले में क्या हो रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल और ये फैसल बाबा इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अदालत में अब ये जाकर क्या बयान कर देते हैं। इन्होंने एक आगे बढ़कर क्रीज से बाहर निकलकर एक शॉट तो खेल दी थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ओन चौधरी या अतात आर्डर या तलाल चौधरी उनको कोई नोटिस नहीं जारी किए गए। और क्या ये पीटीआई और नून लीग के दरमियान कोई खुफिया मुफाहमत चल रही है और एस्टेब्लिशमेंट के धड़े आपस में क्यों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट, उसके दरमियान ये अगर आप सोच लें कि 100% वन पेज पे है तो ऐसा नहीं होता। जिस तरह जजेस के दरमियान होने वाली तकसीम बहुत ज्यादा आपको खुलकर आजकल सामने नजर आ रही है, खास तौर पर पिछले 2 साल में तो लोगों ने बहुत ज्यादा इसको ऑब्जर्व किया। तो इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट में भी ऐसा होता है। ये और बात है कि चूंकि वो इतना ज्यादा मीडिया पे रिपोर्ट नहीं होता, उस पर आप लिख नहीं सकते, तो ये चीजें छुपी रह जाती हैं। लेकिन ये मामला चल रहे होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा धड़ा जो बहुत तेजी से अपनी ताकत से महरूम हो रहा है, वो आज भी पीटीआई को सपोर्ट करता है। वो आज भी इस बात पे यकीन रखता है कि पीटीआई ही अवाम की वाहिद नुमाइंदा जमात है और यही हमारी जमात, ये हमने बनाई है, तो हम इस पे यकीन रखेंगे। इमरान खान साहब ना सिर्फ बेशुमार जजेस का कैरियर लेकर डूब गए, बल्कि कई 3 और 4 स्टार जनरल्स के कैरियर भी उन्होंने तबाह कर दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन हो या मजाही नकवी या इस तरह के बेशुमार किरदार जो इस कहानी में वक्त से पहले ही जिनको खत्म होना पड़ा, उनका एक बहुत बड़ा उनकी जो खामी थी वो ये थी कि इमरान खान साहब की ताकत और इन्फ्लुएंस का उन्होंने गलत अंदाजा लगाया। जिस तरह होता है कि रेस में आप हारने वाले घोड़े पर पैसा लगा देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जजेस इस मुल्क में बिल्कुल ताकत रखते हैं, लेकिन एक नए आने वाले आर्मी चीफ की ताकत को भी चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता। फैसल बादशाह साहब एक फौज की एक आला शख्सियत के बड़े करीबी उनका ताल्लुक है उनके साथ, और अतर मीनुल्लाह साहब बेसिकली उन्हीं साहब को एस्टेब्लिशमेंट में ये पैगाम दे रहे हैं कि ये अपनी प्रॉक्सी के जरिए मेरे साथ ना लड़ो, बल्कि खुलकर सामने हो। ये वही अतर मीनुल्लाह साहब हैं जिनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनके जजेस जनरल्स के साथ मिलकर उनके घरों में भी जाते थे और ये सारी मुलाकातें ऑफ द रिकॉर्ड ये सब चीजें चलती रहती थी। लेकिन आज चूंकि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी की नहीं है, डीजीआईएसआई डीजीआईएसपीआर अपनी मर्जी के नहीं है, तो मजा नहीं आ रहा, तो उनके साथ मिलने का दिल नहीं करता। अब कोई अपनी मर्जी का आए, कोई जनरल आसिफ गफूर साहब आए, कोई इस किस्म का, तो जाहिर है फिर मजा भी है, तो गेम में मजा नहीं आ रहा। उस गेम में मजा डालने के लिए अतर मीनुल्लाह साहब ने मजबूर किया जस्टिस फायज ईसा को कि आप बुलाएं और इमरान खान साहब की हाजिरी वीडियो लिंक पे। और अब आप आने वाले अरसे में ये देखेंगे कि ये तस्वीर और ये हाजिरी का सिलसिला चल निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक रवायत कायम हो गई है और अब ये रवायत आगे चलेगी। जस्टिस फायज ईसा साहब एक इतने होशियार किस्म के चीफ जस्टिस बिल्कुल भी नहीं है, उनकी कोई ग्रुपिंग भी नहीं है, उनके साथ कोई खड़ा होने वाला भी नहीं है, ना तो एस्टेब्लिशमेंट में और ना ही उनकी अपनी कम्युनिटी में। और इवन हामिद खान साहब भी अब पीछे हट गए। इस चीज से सबसे बड़ा धचका लगा और फायद साहब को अपनी एक्सटेंशन के मामले से उनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि अगर अब एक मेरी वाहिद सपोर्ट जो थी हामिद खान, वो भी जब साथ नहीं है तो फिर ये मसला इम्पॉसिबल है। और मंसूर अली शाह ने भी अपने असल में बंदे उनको एक्टिव कर दिया था कि ये मैं किसी सूरत कि मेरी सर्विस का टाइम कम हो जाए, ये मैं किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि उस सूरत में तो मंसूर अली शाह ने वैसे ही रिटायर हो जाना था। अगर इनको 3 साल की अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो उन्होंने वैसे ही रिटायर हो जाना था। बहरहाल तो ये सूरत हाल अब चल रही है और मैं ये सोचती हूँ कि पंजाब जो ये समझता है कि मैं सबसे ज्यादा शऊर और वसाइल रखने वाला सूबा हूँ, पंजाब की आवाम को एक कोशिश के जरिए किस तरह जहनी तौर पर बांझ रखा गया है। तो पंजाबी आवाम की अक्सरियत का मसला आज की तारीख में क्या है कि इमरान खान साहब वो ज्यादा हैंडसम लग रहे थे अपनी वीडियो लिंक वाली तस्वीर में, या मरियम नवाज साहिबा प्यारी लग रही हैं एलीट फोर्स की वर्दी में। एक तरक्की महफूज का सफर है जिसको मुसलसल हम तय कर रहे हैं। जियाउल हक के 11 साल, उसके बाद मुशर्रफ का एक लंबा अरसा माशाल्लाह का, और ये अरसा चलता ही जा रहा है और हर आने वाले दौर के साथ यकीन करें हाइब्रिड रिजीम में अवाम की ताकत कम हो रही है। चाहे वो सिंध में धड़ाधड़ देने वाली
कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए ज़मीनें, और पंजाब में भी, जनूबी पंजाब में भी, ये चोलिस्तान में भी ये सिलसिला जारी है, या पख्तूनख्वा को अलानिया तौर पर तालिबान के हवाले करने का मंसूबा हो। पख्तूनख्वा में अमलन कहा जाता है कि रात के 6 बजे के बाद किसी और की हुकूमत चलना शुरू हो जाती है, इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पे बंद हो जाती हैं, और एक ग्रोह जो इसको चैलेंज कर सकता था, अवामी नेशनल पार्टी, उसको एक कोशिश के तहत उसको पीछे किया गया। यकीनन उसमें उनकी अपनी भी कोताहियां थी, जिस तरह पीपल्स पार्टी की हैं, नून लीग की हैं, लेकिन एक उसमें कोशिश भी शामिल थी। और आप देखें कि वहाँ पे हालात अमनो मान के क्या हैं कि डेरा इस्माइल खान से एक जज को अगवा कर लिया जाता है और वजीर आला तालिबान को भत्ता देकर उसको छुड़ाता है, और वही वजीर आला दूसरी तरफ इतनी फड़े मारता है और इतने दबके लगाता है गवर्नर पख्तूनख्वा को कि जी दाखिला बंद कर देंगे, हमने वो बंद कर दिया है, इनके रहायश हमने ख़त्म कर दी है। 10 दिन हो गए हैं इस बात को। और वो पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब भी उनको बहुत ज़्यादा दबके लगाने के बाद अब इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। वैसे तो उनका पहले भी सारा टाइम इस्लामाबाद में ही गुजरता है और एक्टिविटीज़ में, तो अपने इलाके में तो कम ही क़याम करते हैं, लेकिन अब बहरहाल उनको ऑफिशियली एक सूबा वफाक की सुपरमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। जब बलोच ये करने की कोशिश करते हैं, वो चैलेंज तो कभी उस तरह कर नहीं सके, क्योंकि पार्लियामेंट या सियासी तौर पर वो अपने आप को उस तरह मनवा नहीं सके असम्बली में। अच्छा, अगर वो ये चीज़ सोचते भी हैं तो उनके साथ क्या सलूक होता है, या सिंध में जो हो रहा है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और किस तरीके से आपने सकरंड का वाकया देखा था, 6-8 महीने पहले का वाकया था, जिसमें स्ट्रेट फायर करके मार दिया गया था सिंधियों को, और उसमें बाद में कहा गया था कि वो गलती से हो गया था, जी गलती से हो गया था, रेंजर्स ने स्ट्रेट फायर्स कर दिए। तो ये सूरत हाल मुल्क के हर सूबे में चल रही है। तो पख्तूनख्वा में जब ये वफाक को उस तरह चैलेंज करते हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये इनके ही तख्लीक करदा सारे मॉन्स्टर्स हैं, इनके तख्लीक करदा ही सारे अजाब हैं जो इस मुल्क की आवाम भुगत रही। और अब पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंटेलेक्ट लेवल देखें कि वो कहते हैं कि अगर लोड शेडिंग ना रात तक कंट्रोल की तो मैंने बटन खुद जाके ऑन ऑफ करना। यानी वो सोचते हैं कि इतना बड़ा सूबा पख्तूनख्वा और इतनी इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनीज, पेशावर की कंपनी और बाकी सारी भी, तो वो वहाँ पे क्या सिस्टम चलता है कि बटन ऑन ऑफ, यानी इस तरीके से आपके घरों में बिजली आती है। तो देखें जी आगे चलकर क्या होता है। पख्तूनख्वा बेसिकली जो ये धमकियां लगाता है एक गैर एलानिया तौर पर, पिछले 10 साल से वहाँ आपकी हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है। बहुत सारे इलाके, मोहसिन दावर को आप गालियां देते रहे, वो बेचारे ने कई दफ़ा इस बारे में बात की है, मंजूर पश्तैन भी करता है। तो मोहसिन दावर के बारे में लोग ये बात भी शायद भूल चुके हैं कि इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के अमल के दौरान उनके ऊपर भी फायरिंग की गई थी, उनको भी गोलियां मारी गई। लेकिन चूंकि वो इमरान खान साहब की तरह पंजाबियों का वो एक चॉकलेटी हीरो नहीं है और हैंडसम भी नहीं है, तो जाहिर है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ना उनके पास कोई कल्ट है, ना कोई फैन फॉलोइंग है, तो जाहिर है उसकी गोलियों में लगे हुए में लोगों को कोई दिलचस्पी है भी कि जिंदा है कि मर गया। तो ये सूरत हाल है इस वक्त आपके हाथ से। कश्मीर में आपने जो पॉलिसी इतने साल जारी रखी उसका भी बेड़ा गर्क हो चुका है। लोगों को अब समझ आ चुकी है कि हमारे असल मसाइल क्या हैं और हमें किस तरह मजहब और कौमियत के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया। और पंजाब के लोग भी, बाकी सूबों के लोग भी सवाल कर रहे हैं, जहां 14-14, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है कि भाई हमारा कसूर क्या है। ना आप हमें सोलर लगाने दे रहे हो, ना आप हमें सोलर लगाएंगे तो जिस पर टैक्स लेंगे, ना आप हमें वो चीज़ लगाने दे रहे हो, ना हमें बिजली सस्ती देते हो। वहाँ पे बिजली 3 रुपये अब यूनिट मिलेगा, और बाकी जगह पे क्या है वो आपको पता है। सिंध के ज़्यादातर इलाकों में इस वक्त 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। बलूचिस्तान में तो कुछ घंटे आती नहीं है ना बिजली, 3 या 4 घंटे आती है। और रह गया सिर्फ पंजाब में भी सिर्फ सेंट्रल पंजाब का इलाका है जिसको रोशन और जगमगाता हुआ दिखाने के लिए हमने महंगे तरीन बिजली के मुआहदे किए और बेड़ा गर्क कर दिया। हमने अवाम के ऊपर बोझ डाल कर बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल देखते हैं कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की इस लड़ाई किस फरीक की जीत होती है। पिछले व्लॉग में भी हमने बात की थी कि जितनी इनकी लड़ाई होगी उतना ही अवाम के लिए अच्छा होगा, उतनी ही इनकी ताकत कम होगी और उतना ही अवाम तक समरात आएंगे इस जंग के। लेकिन अफवाज का होना इस मुल्क की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। खित्ते में जो सूरत हाल गंभीर हो रही है और इसराइल से शुरू होने वाला ये सिलसिला किस तरह आगे बढ़ रहा है
बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। बहरहाल अगले व्लॉग में इस पर तफसील से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।